हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह के बारे में बात की थी। तो आज हम आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह पढ़ेंगे। ये देख लो आपके महाराणा उदय सिंह, क्योंकि इससे पहले हमने आपके रतन सिंह और विक्रमादित्य के बारे में जानकारी ली थी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से विक्रमादित्य के समय आपका साका होता है और विक्रमादित्य के बाद में कुछ समय के लिए चित्तौड़ का प्रशासक बनवीर बना था। और बनवीर ने हत्या कर दी थी आपके विक्रमादित्य की। और वो हत्या करना चाहता था आपके रतन सिंह की। विक्रमादित्य की जब हत्या हो जाती है और वो उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, तो आपकी जो पन्ना धाई थी, उस पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया था किसको, आपके उदय सिंह को। और उदय सिंह को बचा के पन्ना धाई कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाती है। और आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, जो उस समय आशा देवपुरा उसका प्रशासक था, उसने आपके पन्ना धाई और उदय सिंह को शरण दी थी। तो आज हमें पढ़ना है आपका महाराणा उदय सिंह। चलो, महाराणा उदय सिंह हम बात करते हैं आपके एक मिनट। महाराणा उदय सिंह की हमें बात करनी है आज आपके। महाराणा उदय सिंह उदय सिंह की मैं बात करूं कि उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, तो आप ध्यान रखना, उदय सिंह के शासनकाल में आपको दो शासनकाल मिलेंगे। कुछ तो बताते हैं आपके 1537 से 72 तक, और कुछ इतिहासकार कहते हैं आपके 1540 से 72 तक। दोनों नामों पे मैं चर्चा करूंगा क्यों है, लेकिन एक बार इतना याद रखो, या तो 37 से 72 तक या आपके 40 से 72 तक। इसके बाद में पहले हम आपके महाराणा उदय सिंह के परिचय के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि महाराणा उदय सिंह के पिता कौन है। तो आपके पिता की बात आएगी तो याद रखना आपके राणा सांगा। राणा सांगा। माता कौन है, तो जब माता की बात आएगी तो माता है कर्मावती, अड़ी रानी कर्मावती। कई बार आपकी धाई माँ पूछ ला जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि धाई माँ ने अपने पुत्र का बलिदान दिया चंदन का, तो धाई माँ है आपकी पन्ना धाय। पन्ना धाय। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना जन्म की बात आती है तो 1522 ईस्वी में। महाराणा उदय सिंह के पिता आपके राणा सांगा, माता आपकी इनकी कर्मावती, धाय माँ पन्ना धाय, और जन्म हुआ था आपके 1522 ईस्वी में। फिर हमने देखा था कि आपके पन्ना धाय ने उदय सिंह को ले जाके कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास शरण दिलवाती, और आशा देवपुरा इन्हें शरण देता है। कि ये घटना थी आपके 1536 के आसपास, और बनवीर राजी हो बनवीर राजी हो रखा था कि मैंने विक्रमादित्य को भी मार दिया और उदय सिंह को भी मार दिया। कहते हैं कि एक साल तक आपके आशा देवपुरा ने किसी को नहीं बताया कि आपका उदय सिंह जिंदा है। लेकिन 1537 में आपके आशा देवपुरा ने मेवाड़ के सामंतों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उन्हें बताया कि आप यहाँ आओ कुंभलगढ़ में और आके देखो आपका जिंदा है राणा या महाराणा कौन, आपके उदय सिंह, कि राणा का सांगा का वंशज अभी भी जिंदा है। तो सभी जो व्यक्ति थे वो इकट्ठे हुए आपके कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने चर्चा की। लेकिन कुछ सामंतों को भी डाउट था कि हो सकता है कि उस समय उदय सिंह मारा गया और ये चंदन हो, और अपने पुत्र को आपका शासक बनाना चाहती हो पन्ना दे। लेकिन कहते इनके ननिहाल वालों को बुलाया गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था तो उदय सिंह और विक्रमादित्य अपने ननिहाल बूंदी चले गए थे। तो ननिहाल वाले आए, उन्होंने ये पुख्ता कर लिया कि है तो ये उदय सिंह। तब मेवाड़े सामंतों को एक बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, और गर्व से उनका सर ऊंचा हो गया था कि मेवाड़ में स्वाभिमान के लिए पुरुष भी नहीं, महिला भी एक एक स्वाभिमान वाली महिला है। अपने देश के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने माता को, जो उनकी राजमाता थी, उनको दिए गए वचन के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। तो याद रखना
कि पिता सांगा, माता कर्मावती, धायमा पन्नाधाय, जन्म 1522। फिर उदय सिंह की पत्नी, उदय सिंह की पत्नी, इनकी मुख्यतः आपके दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। एक तो कहते हैं कि जिस समय कुंभलगढ़ में इकट्ठे हुए तो तब इन्होंने कहा कि फिर ये उदय सिंह है तो मान ले जाए कि इनकी शादी कौन करेगा, अपनी पुत्री कौन देगा। तो आपके नाडोल के पास एक पाली में अखीराज सोनगरा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इनके साथ मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा। तो एक आपके अखीराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई। कौन आपकी? जयवंताबाई। और एक इनकी भटियाणी रानी थी धीरबाई। कौन आपकी? धीरबाई। तो याद रखना कि उदय सिंह की पत्नियां कौन कौन है? आपकी जयवंताबाई और आपकी धीरबाई, ये आपकी भटियाणी है, भटियाणी रानी। कई बार आपके उदय सिंह के पुत्रों के बारे में पूछा जाता है। उदय सिंह के पुत्र कौन कौन है? क्योंकि हम परिचय की बात कर रहे हैं उदय सिंह के, तो अगर पुत्रों का जिक्र होता है आपका, तो पुत्रों के बारे में मैं जिक्र करूं, इनके आपके तीन पुत्र मुख्य थे आपके। एक महाराणा प्रताप, सभी जानते हो आप। एक आप नाम पढ़ते हो जगमाल, और एक आप नाम पढ़ते हो शक्ति सिंह। कौन आपका? शक्ति सिंह। तो आपके उदय सिंह के तीन पुत्रों के बारे में हमें आपका अध्ययन करना है, महाराणा प्रताप, जगमाल और आपका शक्ति सिंह। तो ये आपके महाराणा उदय सिंह का परिचय है, इनका बायोडाटा है, इनका राशन कार्ड है कि महाराणा उदय सिंह, पिता आपके राणा सांगा, माता कर्मावती, धायमा पन्नाधाय, जन्म 1522। इनकी पत्नी, तो एक पत्नी आपकी जयवंताबाई और दूसरी पत्नी धीरबाई, जो आपकी भटियाणी रानी है या भटियाणी राजकुमार। पुत्र, तो पुत्र कौन कौन है आपके? एक पुत्र आपका महाराणा प्रताप, एक जगमाल और एक शक्ति सिंह। अब बात करूं मैं शासनकाल की, कुछ 1537 से 72 बताएंगे और कुछ 1540 से 1572। अब कहते हैं जब मेवाड़ी सामंत आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में सभी इकट्ठे हुए थे तो इनका राज तिलक कर दिया था 1537 में। राज तिलक कब कर दिया था आपके? 1537 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में। लेकिन कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जैसे इनका राज तिलक हो गया तो आपके कुंभलगढ़ में तो मेवाड़ का राजा बन के बैठा है कौन? आपका उदय सिंह। और इधर चित्तौड़ में राजा बनकर बैठा था बनवीर। अब बनवीर को भी पता चला कि ऐसे ऐसे राणा सांगा का वंशज जिंदा बच गया उदय सिंह। तो कहते हैं कि 3 साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 1540 में आपके बनवीर और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, और वो युद्ध है आपका मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध? आपके मावली का युद्ध। मावली का युद्ध कब हुआ? तो आपके 1540 में। किन किन के मध्य हुआ? तो इधर आपका चित्तौड़ में कौन था? बनवीर। तो सेना लेके मावली में आ गया बनवीर। और इधर आपका कुंभलगढ़ में कौन है? उदय सिंह। तो इधर आपका सेना लेके आ गया उदय सिंह। और कहते हैं कि उस समय आपके उदय सिंह की सहयोगी या सहायता की थी, सहयोगी थे, सहायता की थी एक तो आपके मारवाड़ का मालदेव। मारवाड़ के मालदेव ने आपके उदय सिंह की सहायता की। कहते हैं कि उस समय आपके मालदेव और उदय सिंह अच्छे मित्र हुआ करते थे। और मालदेव ने अपने दो सेनापति जेता व कुंपा को भेजा सहायता करने के लिए, जेता व कुंपा को। और एक आपके सहयोगी अखीराज सोनगरा। अखीराज सोनगरा तो सहायता करेगा क्योंकि इनका दामाद है आपका उदय सिंह। तो एक सहायता की थी आपके अखीराज सोनगरा ने। तो याद रखना, एक तो आपके मालदेव, मालदेव ने किसको भेजा? जेता और कुंपा को। और एक आपके अखीराज। कहते हैं कि इस युद्ध में आपके उदय सिंह की क्या हुई थी? विजय। बनवीर को इस युद्ध में क्या कर दिया था? आपका पराजित। तो 1540 में आपके मेवाड़ पर अधिकार हो गया किसका? उदय सिंह का। उदय सिंह का पूरे मेवाड़ पर अधिकार कब हुआ? तो मेवाड़ पर आपका अधिकार हुआ 1540 में। मेवाड़ पर अधिकार कब हुआ? तो आपके मेवाड़ पर अधिकार 1540 में। कौन से युद्ध में जीतने के बाद? आपके मावली के युद्ध में जीतने के बाद।
और जब कहते हैं कि मावली के युद्ध में आपके उदय सिंह ने जीता, तो फिर कहा कि इन्होंने अपना विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया था। और विधिवत राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, तो याद रखना विधिवत इनका राज्याभिषेक हुआ था आपके 1540 में। इसीलिए कुछ इतिहासकार 37 में बता देते हैं, क्योंकि पहला राज्याभिषेक 37 में हो गया था। लेकिन पूरे मेवाड़ पर अधिकार होने के बाद इनका विधिवत रूप से आपका राज्याभिषेक कब हुआ, 1540 में। तो बस यही बात है आपके। मैं बात करूं इनके राज्य अभिषेक की। पहला जो इनका राज्य अभिषेक था वो कब हुआ था, आपके 1537 ईस्वी में। ठीक है। और याद रखना आपका विधिवत रूप से राज्य अभिषेक, भाई अब तो पूरे मेवाड़ का राजा बन गया, तो विधिवत रूप से राज्य अभिषेक किया जाए, डांस वगैरह किया जाए। तो विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था आपके 1540 में। और इस राज्य अभिषेक में भाग लिया था किसने, आपके मालदेव ने। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि जब महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था तो भाग लेने कौन आए थे, भाग लेने आए थे आपके उदय सिंह। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अब आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा जो आपके शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। कब, आपके मारवाड़ पर आक्रमण किया था 1544 में। 5 जनवरी 1544 को मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से, पर एक बार इतना याद रखना, 5 जनवरी 1544 को आपके शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। और मारवाड़ को क्या कर दिया था, मारवाड़ में शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी, विजय। जब शेरशाह सूरी आपके 1544 में मारवाड़ में जीत गया था, तो उसके दिमाग में एक विचार आया जब वो आपके मारवाड़ पे अधिकार करके दिल्ली की ओर रवाना हुआ, कि मैंने हमेशा से एक नाम सुना है, जैसे ये मानो आपका राजस्थान है, ये माना राजस्थान है, यहां पर कौन है, आपकी मारवाड़। यहां पर कौन है, आपके मारवाड़। और यहां पे कौन है, आपकी मेवाड़। तो उसने सुना कि मैंने हमेशा से सुना है कि मेवाड़ वालों ने दिल्ली को बहुत बार हराया। जैसे सांगा थे, सांगा आपके हराते आ रहे थे, दो दो युद्ध आपके हरा दिए थे इब्राहिम लोदी को। इसके अलावा आपके जेतर सिंह ने हरा दिया था। इसके अलावा आपके रतन सिंह ने आपका मुकाबला किया था दिल्ली से। तो क्यों न आपके मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए। इसीलिए शेरशाह सूरी आपका जो मारवाड़ का युद्ध, वो नाम बता दूं फिर आप कहोगे, कि गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा, आपके दिमाग में रह जाए, इस युद्ध को मारवाड़ पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, गिरी सुमेल का युद्ध। कहते हैं कि जब आपके मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद जो वो सीधा आपके मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ा। किसकी ओर आगे बढ़ा, आपके मेवाड़ की ओर आगे बढ़ा। और जैसे ही मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ा, और इस समय मेवाड़ में कौन है, आपके उदय सिंह। और उदय सिंह को पता चला, पर उदय सिंह नहीं चाहते थे कि इस समय में आपका युद्ध करूं, क्योंकि उदय सिंह पहले ही आपके बहुत मुश्किल से आपके राज्य अभिषेक करवाया है, अपना बनवीर को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार किया है। इस समय वो युद्ध को नहीं सोच रहे थे। कहते कि आपके उदय सिंह माड़ा लेके आपके शेरशाह सूरी के सामने चले गए। ये इधर से शेरशाह सूरी आ रहे हैं आपके, और इधर से आपकी माड़ा लेके आ गए कौन, उदय सिंह। और माड़ा लाके ने पिरा दी। कहने का मतलब युद्ध करने से पहले ही शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने, आपके उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब आपकी 1544 में। तो याद रखना कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार मेवाड़ वालों में किस शासक ने की थी, तो किस कौन कर रहा है, आपका उदय सिंह। अधीनता स्वीकार कौन कर रहा है, आपका उदय सिंह। किसकी अधीनता, शेरशाह सूरी की। अब शेरशाह सूरी की उन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। ये तो हो गए आपके उदय सिंह के बारे में। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कहते हैं कि दिल्ली में शासन था आपके अकबर का, 1567-68 की मैं बात करूं, अकबर की। और अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। किस पर, आपके मेवाड़ पर। का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ आपके, अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण।
अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण कब हुआ? तो याद रखना 1567-68 में। क्यों हुआ? आक्रमण के कारण क्या थे? इसके कारण क्या है आपके? तो कारण कहती है कि एक तो आपके उदय सिंह ने, मेड़ता का एक राजा था आपका जयमल, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया को शरण दे रखी थी। किसने? आपके उदय सिंह ने। कि उदय सिंह ने मेड़ता के जयमल को शरण दे रखी थी। एक आपके गुजरात का शासक था बाज बहादुर। कौन? आपका बाज बहादुर। और बाज बहादुर को क्या दे रखी थी? बाज बहादुर को भी शरण दे रखी थी। किसने? आपके उदय सिंह ने। दो रीजन। एक तो अकबर का मेवाड़, जो अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण का रीजन क्या है, कारण क्या है? मेवाड़ पर आक्रमण के कारण क्या थे? तो पहला कारण तो हमने देखा कि जयमल मेड़तिया को शरण देना, दूसरा बाज बहादुर को शरण देना। बाज बहादुर कहां का है? आपके गुजरात का। और जयमल आपके मेड़ता का ही। तीसरा रीजन देखिए तो आपके साम्राज्यवादी नीति। कौन सी? आपकी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। और चौथा रीजन देखिए तो हम कह सकते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसके अलावा मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है, क्योंकि ये खुद दिल्ली वालों से चला चला के पंगे ले रहे। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभुत्व। ये सारे रीजन हैं आपके किसके? अकबर के आक्रमण करने के। कि जयमल मेड़तिया को शरण देना, आपके बाज बहादुर को शरण देना, और आपके अकबर की साम्राज्यवादी नीति, आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और आपका मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। इसके अलावा मेवाड़ का मैं एक रीजन और मान सकते हैं कि जो आपका मालवा हुआ करता था और आपका गुजरात है, इन दोनों के बीच में अगर कोई केंद्र का बिंदु हुआ करता था तो वो था आपका मेवाड़। इसीलिए अकबर चाहता था कि मुझे जीतना है किसको? मेवाड़ के। इसीलिए आपके अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1567-68 में। और इस बार आपके जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, तो जब मेवाड़ में ये सूचना मिली कि अकबर आक्रमण करने वाला है और अकबर सेना लेके आ रहा है, तो वही रीजन कि पहले जब सेना आया करती थी तो पहले आपका नियम, मतलब रणनीतियां बढ़ाया करते थे। तो मेवाड़ वाले सभी सामंत जागीरदार इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उदय सिंह के नेतृत्व में आपकी मीटिंग वगैरह की। और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अकबर आक्रमण होगा, अकबर का, अकबर की सेना बड़ी है और हमें साका करना पड़ सकता है। जब ये साका की बात आई तो इस बार आपके मेवाड़ वालों ने कहा कि साका तो करना पड़ सकता है, पर अब की बार हम युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करेंगे। कूटनीति का कैसे? कि साका तो हम पहले भी कर चुके हैं, राणा रतन सिंह के समय में किया था, विक्रमादित्य के समय में किया था। लेकिन हम साका करते हैं तो सारे के सारे योद्धा होते हैं वो मारे जाते हैं, और सारे योद्धा मारे जाने के बाद दुश्मन का आपके दुर्ग पे अधिकार हो जाता है, और उस दुर्ग को वापस छुटाने में काफी समय लग जाता है। जैसे 1303 में साका हुआ था और वापस मेवाड़ पे अधिकार आपका 1500, आपका 1303 में हुआ था और वापस 1326 तक जाते मेवाड़ पे वापस अधिकार हुआ था। इसके अलावा देखिए तो विक्रमादित्य के समय में आपका हुआ, लेकिन उसमें भी बीच में बनवीर आ गया तो टाइम लगा। इस बार कूटनीति का प्रयोग ऐसे करते हैं कि जैसे ये आपका दुर्ग है, ये क्या है? आपका दुर्ग है। दो काम किए जाएंगे इसमें। आधे लोग तो दुर्ग में रहेंगे, आधे लोग कहां पर रहेंगे? आपके दुर्ग में। और आधे लोग जाएंगे बाहर। आधे लोग कहां जाएंगे? बाहर। अगर अंदर वाले युद्ध करते हैं और लड़ते हुए मारे जाते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बाहर वाला जो बैठे हैं सैनिक, वो आपके वापस इनसे आक्रमण करके दुर्ग पे अधिकार करने का प्रयास करेंगे। अगर ये लोग दुर्ग की रक्षा कर लेते तो और ही अच्छी बात। तो फिर ये पूछा गया कि बाहर कौन जाएगा? तो आपके जागीरदार ने कहा कि बाहर कौन क्या जाएगा? बाहर जाएंगे महाराणा उदय सिंह, जो राजा होगा वो आपका जाए बाहर। तो उदय सिंह ने कहा ये कैसे? अभी तो मुझे देश का सेवा करने का मौका मिला और आप मुझे बोल रहे हो मैं बाहर जाऊं। तो सामंतों ने समझाया
कि अगर जब तक राजा जिंदा है तो जनता की जो आस है, जो जनता की जो चेतना है, जनता की जो भावना है, वो राजा के साथ जुड़ी हुई होता है। और अगर राजा जिंदा है तो एक बार राजा पुनः जनता की सहायता से सेना बना सकता है और सेना बना के वापस इस दुर्ग पे आक्रमण करके दुश्मन से दुर्ग को छुटा सकता है। तो उदय सिंह मान गए, उदय सिंह तैयार हो गए कि चलो मैं दुर्ग से बाहर चला जाऊंगा शाही परिवार के साथ। तो अगर राणा जी दुर्ग से बाहर चले जाएंगे तो दुर्ग किसको संभलाए? तो कहा भाई दुर्ग आपके दो सीनियर व्यक्ति को संभलाया जाएगा। तो एक तो व्यक्ति को संभलाया गया आपके जयमल मेड़तिया को। तो अब रही हमने बात की जयमल मेड़तिया, याद रखना कौन आपके जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया को। और एक है आपके पत्ता चुंडावत। इन दो व्यक्तियों को जिम्मेवारी दी गई किसकी? आपके चित्तौड़ दुर्ग की। कि जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत को इस दुर्ग की क्या दी जाती है? जिम्मेवारी। अब आपके अकबर का आक्रमण हुआ और अकबर तो वैसे ही रणनीतियां, आपके दुर्ग के बाहर चारों मेर अपनी सेना लेके बैठ गया कि देखते हैं कि दुश्मन कब तक आपका अंदर बैठा रहता है। उससे पहले उदय सिंह आपके बाहर चले गए पहाड़ियों में, लेकिन अकबर को भी इसी बात का अनुमान नहीं है कि आपके जो राणा जी है वो पहाड़ियों में चले गए। और दुर्ग के अंदर सेना का नेतृत्व लेके कौन बैठे हैं? तो जयमल मेड़तिया और आपके पत्ता चुंडावत। अब कहते हैं कि लगभग 6 महीने तक आपका अकबर बैठा रहा और अकबर को लगा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि दुर्ग के चारों मेर गेट बंद है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि अकबर ने दो आपके बारूद की सुरंगें बनाई और बारूद की सुरंगों द्वारा इन दीवारों को तोड़ना प्रारंभ किया। अब दीवारों को तोड़ना प्रारंभ किया तो कहते हैं कि जैसे वो दिन में इतनी दीवार तोड़ता, जैसे इतनी दीवार को तोड़ा उसने और कहा कि चलो आज इतनी तोड़ ली और कल इसको हम वापस तोड़ देंगे। लेकिन कहते हैं कि जयमल मेड़तिया बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था और जैसे ही अकबर दिन में दुर्ग की दीवारों को तोड़ता था तो जो आपका जयमल है उसने दिमाग लगाया कि ऐसे तो मैं नहीं रहने दूंगा, और वो इन दीवारों को रात को ही पुनः निर्माण करवा देता। कहने का मतलब अकबर दिन में दीवारों को तोड़ता चित्तौड़ दुर्ग की और आपका जयमल रातों रात उनकी मरम्मत करवा देता। अगले दिन अकबर आता और कहता अरे रे ये क्या हुआ, इतनी दीवार को तो हमने कल तोड़ा था। तो अकबर के दिमाग में है कि इतना इंटेलिजेंट बंदा है कौन जो मैं दिन में आपकी दुर्ग की दीवारों को तोड़ता हूं और वो बंदा रात को वापस आपकी दीवारों को चिनवा देता है। तो पता लगाओ कौन है ऐसा बंदा। तो पता चला कि वो कौन है? जयमल मेड़तिया। तो अकबर ने कहा जयमल, जयमल यहाँ पे क्या कर रहा है? उदय सिंह का है। तो आपके गुप्तचरों द्वारा सूचना लगाया कि उदय सिंह तो बाहर चले गए। तो दुर्ग कौन संभाल रहा है? कि जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत संभाल रहे। तो अकबर थोड़ा खुश हुआ। तो सेना ने पूछा कि महाराज आप खुश कैसे हो बादशाह? तो कहा कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि जो घर का स्वामी है वो तो है ही नहीं घर के अंदर, किसी को संभला के गए तो ये दुर्ग लेना आसान है। अकबर को ऐसा अंदाजा था। इसलिए कहते हैं कि अकबर ने आपके जयमल मेड़तिया के पास संदेश भेजा, संदेश भेजा और संदेश में लिखा कि जयमल तू एक काम कर, तू ये दुर्ग मुझको दे दे, मैंने तेरा मेड़ता छीना है, मैं तुम्हें मेड़ता वापस दे दूंगा और तू जा अपने मेड़ता में जाके राज कर और चित्तौड़ का जो भार है वो मुझे संभला दे, क्योंकि तेरा घर तो है नहीं, घर है उदय सिंह का और वो युद्ध के समय बाहर चला गया और तुझे छोड़ के गया है। मैं तुझको फिर आक्रमण नहीं करूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी जागीर वापिस मेड़ता दे दी जाएगी और तू आराम से जाके वहां पे तेरा शासन कर। पर कहते हैं कि स्वामी भक्ति होती है और जयमल का बड़ा जोरदार रिप्लाई आता है। और जयमल ने आपका रिप्लाई किया, एक राजस्थानी आपका दुआ है कि हैगड मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, हैगड मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, चित्रकूटरी चाबिया दीदी माही दीवार। कि हैगड मारो हूं धनी, कि हैगड मारा हूं धनी, मैं हूं धनी इसका, असुर फिरे किम आण। दुश्मन यहां पे क्या कर रहे हैं मेरे होते हुए? चित्रकूटरी चाबियां दीदी माही दीवान। कि चित्रकूट मतलब मेवाड़, मतलब आपका चित्तौड़, कि मुझे इसकी चाबियां हैं वो दीवान जी देके गए, तो ये गढ़ मेरा है और मेरे होते हुए दुश्मन इस पे कोई कुछ नहीं कर सकते। और ये संदेश पहुंचा किसके पास? आपके अकबर के पास।
और संदेश कौन दे रहा है? आपका जयमल। तो अकबर को लगा कि बंदा सेंटी हो रहा है, बंदा नाराज है तुमसे, क्योंकि तूने 1562 में जयमल से मेड़ता छीन लिया था। अकबर ने फिर सोचा कि चलो घी सीधी अंगुली से नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ी किया जाए। तो टेढ़ी करने का मतलब आपके अकबर ने फिर संदेश भेजा आपके जयमल मेड़तिया के पास, और संदेश के रूप में इस बार अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें मेड़ता तो दे ही दे रहा हूं, साथ में एक फ्री वाला ऑफर और दे रहा हूं, नागौर, और कि मैं तुम्हें मेड़ता भी दूंगा और तुम्हें नागौर भी देता हूं साथ में फ्री। लेकिन तुम एक काम कर, तुम मुझे कौन सा दुर्ग दे दे? आपका चित्तौड़ वाला। तो फिर आपका जयमल मेड़तिया एक बार फिर से अकबर को रिप्लाई करता है, और रिप्लाई बड़ा जोरदार आपके राजस्थानी भाषा में एक दोहे के माध्यम से समझाया गया है कि न भूख मेटे मेड़ता न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। कि न भूख मेटे मेड़ता न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। कि मेरी जो भूख है वीरता की, वो ना तुम्हारी मेड़ता मेट सकता है और ना ही तुम्हारा नागौर। इस जो आपकी वीरता की भूख है ये आपके मरने से ही मिटेगी। अब अकबर को लगा कि वास्तव में बंदा सेंटी हो गया है और अब निश्चित रूप से आपका युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जयमल के साथ वार्ता हुई लेकिन जयमल किसी रूप से मानने को तैयार नहीं है। अब इस प्रकार की घटना हुई तो मैं बताता हूं, ये आपका चित्तौड़ दुर्ग, और बाहर बैठा है कौन? आपका अकबर, सेना डाले, अंदर आ नहीं पा रहा है। तो कहते हैं कि एक रात को जब आपके अकबर ने दिन में जो आपकी ये दीवारें तोड़ी थी, तो एक रात को आपका जयमल इनका पुनर्निर्माण करवा रहा था, रात को निरीक्षण कर रहा था दीवारों का। और इधर अकबर है, वो इधर अकबर सेंध लगाए बैठा था कि मैं भी आज देखता हूं जयमल कब आता है। और जैसे ही रात को मसाल की आपकी रोशनी से जयमल उन दीवारों का पुनर्निर्माण करवा रहा था और दीवार पे खड़ा था, तो अकबर ने अपनी गोली चलाई अपने बंदूक से। उस बंदूक का नाम याद रखना, संग्राम। कि संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई और वो जाके आपके जयमल जी के पैर को लगी, जिससे वो घायल हो गए थे। और इतना लंबा घेरा चलता रहा तो आपके चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके अंदर आपके खाने पीने की कमी होने लगी। खाने पीने की क्या होने लगी? आपकी कमी। इसके साथ साथ पानी की कमी होने लगी, खाने पीने की कमी होने लगी। तो अब आपका लगा कि खाने पीने की कमी भी हो गई है, अब भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है युद्ध किया जाए। युद्ध किया जाए तो आपको पता है कि मानो कि सामने बैठी है भाई आपकी 10,000 की सेना, और दुर्ग के अंदर फौजी बैठी है 2,000, 3,000, 3,500। तो इन फौजियों को पता है जब 10,000 के साथ युद्ध होगा तो हमारा मरना निश्चित रूप से तय है। तो वो मर जाएंगे तो इस दुर्ग के अंदर जो महिलाएं बैठी है, जो लड़कियां बैठी है, उनका क्या होगा? क्योंकि अगर दुश्मन जीत गया तो इनको उठा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा तो इनको बेच दिया जाएगा, इन्हें वेश्यावृत्ति के कार्य में डाल दिया जाएगा, इन्हें आपका जो बादशाह है वो अपने हरम में डाल देगा। तो वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेगा। और आपके मेवाड़ की महिलाएं या राजपुताने की महिला नहीं चाहती थी कि उनके स्वाभिमान के साथ, उनकी इज्जत के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो, क्योंकि पीछे हम 2 जोहर पड़ चुके हैं मेवाड़ में। तो फिर महिलाओं ने कहा अपने योद्धा सैनिकों से कि आप हमारी टेंशन मत लो, आप अकबर के साथ जाके युद्ध करो। और युद्ध में जाने से पहले हम महिलाएं हैं वो जोहर कर लेती है। महिला उस समय जोहर करना अपने आप में स्वाभिमान का कार्य मानती थी। वो मानती थी कि ये मुझे मौका मिला है देश पे मर मिटने का, अपने देश की रक्षा करने के लिए। अगर हम बीच में आ रहे हैं तो हम अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। इसलिए याद रखना, अब होगा आपके मेवाड़ का तीसरा साका। मेवाड़ का तीसरा साका। मेवाड़ का तीसरा साका। मेवाड़ का तीसरा साका कब हो रहा है? आपके 1568 में। अब इनमें जो पीछे 2 साके पड़े थे उसी के आधार पे हमें आपका पढ़ना है। कि एक तो हमें पढ़ना है कि साके के समय मेवाड़ का शासक कौन है। तो इस समय मेवाड़ का शासक कौन है? आपका उदय सिंह। शासक कौन है? आपका उदय सिंह। आक्रमणकारी कौन है आपका? तो आक्रमणकारी है
अकबर। कौन है आपका? अकबर। और मैंने बताया था कि जब साका होता है तो दो चीजें होती है। एक आपका क्या होता है? जौहर। और एक क्या होता है आपके? केसरिया। एक जौहर और एक आपका केसरिया। तो जौहर का नेतृत्व कौन करे? क्योंकि उदय सिंह तो शाही परिवार के साथ पहाड़ियों में चले गए, तो आपका जौहर का नेतृत्व किया था फूल कंवर ने। किसने? आपके फूल कंवर ने। जो ये फूल कंवर है, ये आपके जैमल मेड़तिया की बहन और फत्ता चुंडावत की पत्नी है। कौन? आपकी फूल कंवर। और ये जौहर की लीडरशिप कर रही है, जौहर के नेतृत्व कर रही है। और केसरिया का नेतृत्व कौन कर रही है? तो केसरिया का नेतृत्व कर रहे थे आपके, एक तो आपके पत्ता चुंडावत और एक आपके जैमल। तो जैमल मेड़तिया और आपके फत्ता चुंडावत आपके केसरिया का नेतृत्व करे। लेकिन कहते कि जिस समय फूल कंवर आपकी जोहर करने का नेतृत्व कर रही थी, तो फत्ता चुंडावत था, इन्हें खुद आपके ऐसे अग्नि जला के अग्नि कुंड में लेके जाता है। कहते हैं कि जब अग्नि कुंड में लेके जाता है, तो आपके फत्ता की माँ, फत्ता की बहनें, फत्ता की पत्नी, फत्ता की बच्चियां छोटी छोटी उस अग्नि स्नान में जोहर करने के लिए जा रही थी। वो योद्धा देखिए आप, जो देश के लिए अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी बहन सबको अग्नि स्नान के लिए लेके जा रहा है। मेवाड़ के योद्धाओं का नाम हम ऐसे ही नहीं लेते, कुछ ना तो इन योद्धाओं में बात रही होगी। मेवाड़ के योद्धाओं के बारे में देखिए, फत्ता चुंडावत खुद इन महिलाओं को लेके जा रहे हैं ताकि हम देश की रक्षा कर सके, ताकि हमें किसी प्रकार की टेंशन ना रहे कि पीछे से क्या होगा। इसलिए आपके ये जोहर हुआ। याद रखना कि अकबर के समय हुआ। आपका मेवाड़ का तीसरा शाखा शासक कौन है? उदय सिंह। आक्रमणकारी आपका अकबर। आपका तीसरा शाखा हुआ जोहर, किसने किया? तो फूल कंवर ने। और आपका केसरिया कौन कर रही है? तो आपके फत्ता चुंडावत और आपके जैमल आपका केसरिया का नेतृत्व किया। लेकिन इस समय कहते हैं कि जब जोहर हो गया, तो जब योद्धा केसरिया करने जा रहे थे, तो जैमल रोने लगे और जैमल कहने लगे कि मेरे पैर पे गोली लगी है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तुम सब लोग युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, पर मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि दीवान जी राणा उदय सिंह मुझे ये दुर्ग संभला के गए थे और मैं युद्ध करने नहीं जा सकता दुश्मन। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति था आपके कल्ला राठौड़, इसके बारे में और पढ़ाऊंगा मैं जब आपको कल्चर पढ़ाऊंगा। कल्ला राठौड़। तो कल्ला राठौड़ ने कहा कि चाचा जी टेंशन मत लीजिए, आप एक ऐसा काम करो, मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और आप मेरे कंधों पे चढ़ के युद्ध लड़ो। तो कहते हैं कि जैमल ने जब केसरिया किया था, तो कल्ला राठौड़ के कंधों पे चढ़ के युद्ध किया था। जैसे दो तलवार ऊपर से आपके जैमल मेड़तिया चला रहे हैं और दो तलवार नीचे अपने कल्ला राठौड़ अपने हाथों से चला रहे। इसीलिए कहते हैं कि कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? आपके चार हाथों वाला लोक देवता। चार हाथों वाला लोक देवता। तो याद रखना कि चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। और कल्ला राठौड़ मेवाड़ के कौन से साके में लड़ता हुआ मारा गया था? तो मेवाड़ के तीसरे साके में लड़ता हुआ मारा गया था। ये सारे लोग लड़ते हुए मारे जाते। इधर महिलाओं ने पहले ही जोहर कर लिया था। और अकबर अकबर का मेवाड़ पे अधिकार हो जाता है आपके 25 फरवरी 1568 को। मेवाड़ पर क्या हो गया आपका अधिकार? मेवाड़ पर अधिकार हो गया अकबर का। मेवाड़ पर अधिकार हो गया आपके अकबर का। अब कहते हैं कि जैसे आपके अकबर का अधिकार हुआ, एक मिनट चालू रखना बच्चों। मेवाड़ पे आपके अकबर का अधिकार हुआ, तो अकबर राजी हो रहा है कि वेरी गुड, हम युद्ध जीत गए। क्योंकि अकबर को लग रहा था कि अब तो दुर्ग के अंदर जाएंगे, अंदर अंदर जाते ही सब कुछ है आपका। लेकिन उसे पता नहीं था, क्योंकि जैसे आपका अकबर का अधिकार होने के बाद आपका अकबर अंदर आता है, तो देखता है सारी महिलाएं जोहर कर चुकी थी। अंदर राख ही राख उड़ रही है, अंदर धुआं ही धुआं है, कोई नहीं है। सिर्फ दुर्ग के अंदर दुर्ग की आपके मेवाड़ की जनता बैठी थी। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया और अकबर ने इस जनता का कत्लेआम कर दिया था।
कहने का मतलब कटवा दिया था इन लोगों को, और लगभग 30,000 लोगों को काट दिया था अकबर ने उस आपके तीसरे साके के। कभी आपका अलाउद्दीन खिलजी काट के जाता है, और इस समय आपका अकबर इन निर्दोष लोग जो निहत्थे बैठे हैं आपके दुर्ग में आपके, और उसी लोगों पर आक्रमण कर देता है अकबर, और लगभग 30,000 लोगों की हत्या करवा देता है आपका अकबर। जब इस प्रकार का कार्य हुआ और आपके 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ का अधिकार भी हो गया। अधिकार होने के बाद याद रखना, अकबर ने अपनी जीत के बाद यहां पे एक सिक्का चलाया था, और वो सिक्का कौन सा था आपका? एलची। एलची नामक सिक्का चलाया था अकबर ने। एलची नामक सिक्का चलाया था किसने? आपके अकबर ने। एलची नामक सिक्का आपका चला दिया अकबर ने। लेकिन कहते हैं अकबर आपके जैमल और फत्ता की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था, और कहते हैं कि जब वो उनकी वीरता से प्रभावित हुआ तो वास्तव में कहा कि योद्धा होते तो ऐसे होते हैं। अपने स्वामी भक्ति के लिए देखा जाए तो इना देखा जाए, घर इनका नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी भक्ति के लिए सब कुछ आपका न्योछावर कर दिया। कहते हैं कि फत्ता जी तो जब जोहर लेके आपके महिलाओं अपनी पत्नी उनको जोहर करवा रही थी, तो राजस्थान में एक बहुत अच्छा दुआ है कि नाना गीगा गीगला जामन कामण ने बड़ बाड़िया निज हाथ स्यूं ऊंचो करतब ने, कि नाना गीगा गीगला जामन कामण गे, कि नाना गीगा गीगला कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जामन कामण गे, कि जन्म देने वाली कामण पत्नी बड़ बाड़िया निज हाथ स्यूं अपने हाथों से उनको जलाया है, बड़ बाड़िया निज हाथ स्यूं ऊंचो कर्तव्य ने, कि उन सबसे जो सर्वप्रिय वो पहले कर्तव्य है देश के लिए। तो आप उन योद्धाओं को याद कीजिए, देखिए कि वो मेवाड़ी क्या योद्धा थे, जो अपने देश के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए सब कुछ मर मिट गए थे। और उन महिलाओं को याद करना चाहिए हमें, कि वो महिलाएं देखिए अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश को बचाने के लिए खुद तैयार हो रही है, कि हम मरने के लिए तैयार है, ताकि हमारे योद्धा वीरों के बीच में कोई समस्या ना आए, उनके दिमाग में किसी प्रकार का विचार न रखे युद्ध के समय। इसलिए वो महिलाएं खुद अपने अग्नि स्नान करने को तैयार। और आप कहते हो कि राजस्थान क्या है साहब? ऐसे नहीं है साहब राजस्थान, कि राजस्थान का नाम सुनते ही आपके अंदर जो वीरता आती है, हमारे जो बुड़के उन्होंने इस वीरता को बनाया है, अपने खून से सिंचा है इस वीरता को। चलो मैं बताता हूं। तो कहते हैं कि अकबर ने आपके जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगवाई, गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां आगरा किले के आगे, आगरा किले के सामने। कि अकबर जब जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तो इनकी गजारूढ़ की हाथियों पे चढ़ी हुई आगरा किले के सामने मूर्तियां लगवाता है। लेकिन कहते हैं कि अकबर के बाद में, आगे जाके अकबर के बाद में शासक बनाता उनका वंशज औरंगजेब। और औरंगजेब जब इन मूर्तियों को देखता है तो उन्होंने पूछा, रे ये किनकी मूर्तियां हैं? वो बताया कि ये आपके राजपुताना के जयमल और फत्ता की मूर्तियां। अच्छा अच्छा, ये हिंदू राजपूतों की मूर्तियां हैं। बोला हाँ जी, ये हिंदू राज। अच्छा, ये वो सैनिक है जो हमारे लिए लड़ते हुए मारे गए? बोले नहीं नहीं, जिक्र मत करो, ये उन वीरों की मूर्तियां हैं जो हमको हरा रहे थे, और आपके दादाजी इनसे प्रभावित हुए थे इनकी वीरताओं को देख के, और हमको काट के रख दिया था इन लोगों ने। तो औरंगजेब ने कहा कि दादाजी का तो दिमाग खराब हो गया, इन मूर्तियों को तोड़ी जाए। तो कहते हैं कि इन मूर्तियों को तोड़ दिया था किसने? आपके औरंगजेब ने। किसने? आपके औरंगजेब ने। लेकिन औरंगजेब इन मूर्तियों को तोड़ देता है, लेकिन जो आपके बीकानेर का एक शासक हुआ था राय सिंह, बीकानेर का शासक था कि राय सिंह। और आपका जो राय सिंह था, राय सिंह ने आपके जो जूनागढ़ है बीकानेर में, तो कौन? आपका जूनागढ़। इस जूनागढ़ के अंदर आपके बीकानेर में, जूनागढ़ में जो जूनागढ़ का सूरज पोल है, उस सूरज पोल के आगे इनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगाई है। कभी जूनागढ़ जाओ तो जूनागढ़ में जब आप जाओगे तो जो सूरज पोल है उस पे के आगे आप देखना, एक साइड इस साइड और एक साइड इस साइड, जो बारना है इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं सूरज पोल में, तो दोनों तरफ आपके जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। जयमल और फत्ता की क्या लगी हुई है? मूर्तियां। बड़ा एक राजस्थानी अच्छा दुआ है आपका, कि जयमल बढ़ता जीवना फत्ता डावी पास, जयमल बढ़ता जीवना फत्ता डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथिया
हिंदू चढ़िया हाथिया अड़ियो जस आकाश, कि जैमल बढ़ता जीवना, कि जब अंदर जाते हैं तो जीवने साइड की सुड़िए हाथ की तरफ आपका जैमल है, फत्ता डावी पास, और लेफ्ट साइड में आपके उड़िए हाथ में कौन है आपका फत्ता। हिंदू चढ़िया हाथिया, की हिंदू है वो हाथियों पे चढ़ गए, अड़ियो जस आकाश, और इनका जो जस है, इनका जो स्वाभिमान है वो आसमान को छू रहा है। तो ऐसे वीर थे हमारे जैमल और फत्ता चुंडावत। और कहते हैं कि यहाँ पे अकबर का अधिकार हो जाता है, और जो आपके उदय सिंह थे वो उदय सिंह ने पहाड़ियों से बाहर आते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं गोगुंदा को। गोगुंदा को राजधानी बनाया किसने, आपके उदय सिंह ने। गोगुंदा को राजधानी बना रहे आपके उदय सिंह। और कहते हैं कि गोगुंदा में ही आपके 28 फरवरी और आपका 1572 में होली के दिन उदय सिंह की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु। क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी, किसके, आपके उदय सिंह की। तो इतना आपका है उदय सिंह। अब उदय सिंह के थोड़े से निर्माण कार्य बचे हैं, वो पढ़ेंगे हम आपके कल। इतना उदय सिंह के बारे में हमें आपका याद रखना है कि उदय सिंह के बारे में हमने आपका क्या क्या पढ़ा। तो देखो एक बार रिवीजन करो आप कि महाराणा उदय सिंह 1537 से 72, 1540 से 72। पिता सांगा, माता कर्मावती, धाय मां पन्ना धाय, और जन्म 1522। उदय सिंह की पत्नियां दो है, जयवंता बाई और आपकी धीर बाई जो भटियानी रानी। पुत्र आपके तो महाराणा प्रताप, जगमाल और आपके शक्ति। मावली का युद्ध कब हुआ, 1540 में, बनवीर और उदय सिंह के बीच में। उदय सिंह की सहायता किसने की, तो मारवाड़ के मालदेव और आपके अखेराज सोनगरा। और इस युद्ध में आपका उदय सिंह क्या हो जाते हैं, विजय। उदय सिंह का पहला राज्याभिषेक आपका 1537 में, और विधिवत रूप से आपका राज्याभिषेक 1540 में। गिरी समेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में, शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ पर आक्रमण करता है और मारवाड़ को जीत लेता है, तो उसके बाद में आपके शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन आपके उदय सिंह ने युद्ध नहीं किया और आपके सीधे ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसके, आपके शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक कौन हो जाएगा, आपका उदय सिंह। फिर अकबर का मेवाड़ पे आक्रमण होता है 1567-68 में। रीजन क्या था, जैमल मेड़तिया को शरण देना, गुजरात के बाज बहादुर को शरण देना, साम्राज्यवादी नीति, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और आपके मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। जब इस प्रकार का कार्य हुआ तो हमने देखा कि मेवाड़ में तीसरा शाखा होगा। तीसरा शाखा हुआ तो उदय सिंह जी बाहर चले गए पहाड़ियों में, और किले का बाहर जैमल मेड़तिया और फत्ता चुंडावत को दे दिया गया। फिर हम देखते हैं कि मेवाड़ में तीसरा शाखा हुआ 1568 में। शाके के समय मेवाड़ का शासक कौन, आपका उदय सिंह। आक्रमणकारी कौन, आपके अकबर। जब शाखा हुआ तो जौहर और केसरिया हुआ, तो जौहर का नेतृत्व किसने किया, फूल कंवर ने, और केसरिया का नेतृत्व तो जैमल मेड़तिया और फत्ता चुंडावत। जैमल मेड़तिया को गोली लगी थी, अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से मारी थी, इसलिए जैमल घायल थे, तो आपके कल्ला राठौड़ के कंधों पे चढ़ के युद्ध किया था। इसीलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है, आपके चार हाथों वाला लोक देवता। और 25 फरवरी 1568 को अकबर का मेवाड़ पर क्या हो गया था, आपका अधिकार हो गया था। अकबर जब दुर्ग में प्रवेश करता है तो 30,000 निर्दोष लोगों का क्या करवा देता है, आपका कत्ल करवा देता है, नरसंहार करवा देता है। फिर हमने देखा कि मेवाड़ पे आपके अकबर का अधिकार होने के बाद एलची नामक अकबर ने सिक्का चलाया था। जैमल और फत्ता की गजारड मूर्तियां कहां पे लगाई थी, आगरा में, लेकिन कालांतर में अकबर ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। इसीलिए बीकानेर का शासक जो राय सिंह था वो जूनागढ़ में गजारड मूर्तियां पुनः लगाता है। और आपके उदय सिंह बाद में पहाड़ों से बाहर आते, गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते, और गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को आपके महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। धन्यवाद साथियों, और हम आपके उदय सिंह के जो निर्माण कार्य बचे वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।